ये ऐसा मुल्क है जो अपनी हार और बर्बादी का जश्न मनाता है। अपनी वो पूरी उम्र तक अब वो आर्मी का चीफ बना रहेगा, अगर वो जिंदा रहेगा तो, या वो कहीं भाग नहीं जाता है तो। इस तरह से दबाव में अगर लाना है तो ब्रिक्स देशों को ब्रिक्स की करेंसी लाने के लिए जो हिलचाल है वो तेज करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ये जानता था बहुत अच्छी तरीके से कि भारत हमला करेगा, भारत बदला लेगा, और भारत ने बहुत सटीकता से हमला किया। उसने अपने स्कैल्प मिसाइल को यूज़ किया, उसने हैमर बॉम्ब का यूज़ किया और दूसरे ऐसे शस्त्रों का यूज़ किया जिसकी वजह से पाकिस्तान में जिस तरह की तबाही मची उससे पाकिस्तान बौखला गया। और उसके जवाब में, उसके बदले में उसने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ड्रोन से और मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया। और जिसके बाद भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो 8 और 9 तारीख की रात को, वो इतना खतरनाक था, इतना ज़बरदस्त हमला था कि जब टीवी के ऊपर वो चीज़ हम सुन रहे थे, देख रहे थे रात के 12 बजे के बाद, तो ऐसे लग रहा था कि 2020 ओवर्स का मैच चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमला किया, वहाँ पर हमला किया, सारी खबरें आ रही थी। वो गजब का हमला था। भारत ने सबसे पहले तो उनकी जो एयर डिफेंस थी उसको नेस्तनाबूद किया, बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद में जितने भी उनके एयर बेसेस थे, 12 एयर बेस में से 11 को भारी नुकसान पहुंचा दिया। करीब 600 से 700 के करीब ड्रोन्स यूज़ किए गए। और जिस तरह का हमला था जो हम लाइव टीवी के ऊपर देख रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। अगर इसमें से अगर 50% भी अगर ड्रोन अगर अंदर आ जाते और गिर जाते तो बड़ी तबाही मच जाती। उसके साथ साथ चीन के जो PL-15E नाम का जो एयर डिफेंस के जो मिसाइल्स थे वो भी गिरे। उनका एक और हमला हुआ था फतेह 1 से, जो हरियाणा के सिरसा में हमने उसको मार गिराया। अब ये वाला जो हमला था, ये कहते हैं कि वो दिल्ली के लिए था और ये एक टेस्ट कर रहे थे कि ये मिसाइल दिल्ली तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। वरना मतलब कि नेक्स्ट जो हमला था वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इनका हमला था। MQ-9 जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम थी उसको तो पहले ही इन्होंने तबाह कर दिया था, और ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर कहीं पर भी वो जाके हमला कर सकते हैं। इस हमले में करीब करीब 8 JF-17 जो उनके जेट थे उसको डिस्ट्रॉय किया। कुछ खड़े थे, कुछ आसमान में उड़ा दिए। एक F-16 को गिराया गया, एक AWACS को गिराया गया, और करीब करीब कुछ 70 जवान उनके मारे गए, और 100 से ज़्यादा आतंकियों को तो हमने पहले हमले में ही हमने ढेर कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी जो चोट जो पाकिस्तान को लगी है वो है किराना हिल्स में। किराना हिल्स वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर करता है। एक और बात इसके ऊपर से साबित हुई कि असल में कुछ तो ऐसा हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने भी कंफर्म नहीं किया, अमेरिका ने भी नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, किसी ने भी कंफर्म नहीं किया है कि वहाँ पर कोई न्यूक्लियर हादसा या एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन एक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बताए थे, वैसे ही एक और एविडेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन के बाद, यानी कि 8-9 तारीख के बाद
पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देना बंद कर दिया, वरना रोज कोई ना कोई टीवी पर आके न्यूज़ के सामने कुछ ना कुछ ऐसा बकवास कर देता था। लेकिन अब वो बिल्कुल बंद हो गया है। अब कोई नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके जो बम है जो है वो सब बेकार हो गए। जो धमकी देते थे हमें परमाणु हमला कर देंगे, वही लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं संघर्ष विराम के लिए। क्या ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा रीज़न नहीं है कि कुछ तो हुआ है कैराना हिल्स में? आसिम मुनीर जो है उसको तो हमने बराबर से समझा दिया है। 15 अप्रैल के उसकी स्पीच में उसने कहा था कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, और 2 नेशन थियरी के बारे में बहुत ज्ञान बांट रहा था उस दिन। तो उसको ये बताना है कि तू सही कह रहा है, हम अलग ही हैं, हम कभी नहीं हो सकते तुम्हारे जैसे। ये ऐसा मुल्क है जो अपनी हार और बर्बादी का जश्न मनाता है। उनका एक क्रिकेटर है, पाकिस्तानी क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी नाम है उसका। भारत विरोधी काफ़ी कुछ बोलता है वो तो बाकायदा उसने एक जुलूस निकाला, पूरा जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। ऐसे मूर्खों को क्या कहें। और हद तो तभी हो गई जब आज सुनने में आया कि मुनीर को, असीम मुनीर को अब फील्ड मार्शल बना दिया। अब वो फील्ड मार्शल बन गया, यानी कि अपनी वो पूरी उम्र तक अब वो आर्मी का चीफ बना रहेगा, अगर वो जिंदा रहेगा तो, या वो कहीं भाग नहीं जाता है तो। अब उनसे हम क्या बात करें? उनकी नज़र के सामने उनका सूबा बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सब चल रहा है। वहाँ पर भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान तैयार में है कि थोड़ी सी सरकार वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो हम हमला कर दें। सिंध में पानी के लिए बवाल हो गया है, क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत जो पानी आ रहा था वो सारा पानी पंजाब अपनी तरफ मोड़ रहा है, कुछ बड़ी बड़ी नहरें बना रहा है। तो इसके चलते अब सिंध में बवाल शुरू हो गया। अब वहाँ पर भी सिंधु देश का नारा बुलंद हो गया। हम हैं अलग। मुनीर को बताना चाहिए कि हम हैं अलग, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। एक और खबर मिली है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी अफ़गानिस्तान में हैं। वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है उससे बात की है, और भारत ने ये इच्छा जताई है कि काबुल नदी के ऊपर एक डैम बनाया जाए, जो एक पहले से इनका प्लान था कि ये बने, तो ये अब बनाने जा रहे हैं। इससे होगा ये कि सिंधु जल संधि से सिंधु नदी का पानी हमने रोका है, वहाँ से काबुल नदी का पानी अफ़गानिस्तान रोकेगा। अफ़गानिस्तान से आने वाला पानी जो है वो 12 से 13% के करीब सिंचाई योजना जो है पाकिस्तान की उसको मदद करता है, जबकि 80% जो सिंचाई है वो सिंधु जल से होती है, इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए होती है। अब अगर भारत भी बंद कर देगा और अफ़गानिस्तान भी बंद कर देगा तो पाकिस्तान के तो लग जाएंगे, फिर वहाँ पर तो सूखा पड़ना है और ये ऐसी भूखे प्यासे मरेंगे। तो ये एक चल रहा है बात जो ये हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उसके बीच में ये खबर आई थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन देने वाला है। पाकिस्तान $1 बिलियन तो लेगा, जो उसकी एक अगली किश्त है, उसकी बड़ी लोन का एक किश्त है। भारत ने उसका विरोध किया था कि नहीं, हमें आप इन्हें पैसे मत दो, ये जो भी पैसे देंगे ये आतंकियों को पैसे देते हैं। और 2 दिन में हमें पता चला कि
मसूद अजहर के खाते में 14 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सरकार ने ट्रांसफर किए। एक बाजू से पैसा आया आईएमएफ से, उधर से पैसा ट्रांसफर हो गया मसूद अजहर को। ग्रेट। भारत ये तो कहते आ रहा है, लेकिन आईएमएफ जिसका बॉस अमेरिका है, अमेरिका ने भी हमारी बात नहीं सुनी। अमेरिका कहने के लिए भारत का बहुत बड़ा मित्र है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और क्या क्या, लेकिन जब भारत का कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट आता है, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा क्यों नजर आता है? ट्रंप एक बहुत बड़ा जोकर है और रोज वो अपनी कलाबाजियों से दुनिया को हंसाता है और वो खुद हंसी के पात्र बनते रहता है। अभी ये वाला जो किस्सा है उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान चीन के लिए इतना क्यों ज्यादा महत्व रखता है? दोस्तों, चीन और अमेरिका के लिए पाकिस्तान की सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो ये है कि वो भारत को तंग करता है और उसकी यानी कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है भारत को तंग करने की, उसकी वजह से चीन और अमेरिका उसे चाहते हैं कि ये देश मरे भी नहीं, जिंदा भी ना रहे, बस उनका जो इंटरेस्ट है वो सर्व करता रहे। अमेरिका, चीन और पश्चिमी दुनिया ये सब जानते हैं कि भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान का ही इस्तेमाल हो सकता है, वरना भारत बहुत तेजी से पिछले 11 साल में जिस तरह से भारत ने प्रगति की है, इकोनॉमिकली या फिर मिलिटरीली या स्पेस टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी, सबसे ऊपर इसमें जो बात आती है वो है आत्मनिर्भर भारत। ये सारी जो प्रगति हुई है ये अमेरिका, चीन और यूरोप के देश को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत को किसी तरह से रोका जाए। जब अचानक से युद्ध विराम हुआ तो भारत में बहुत से लोगों में नाराजगी आई कि ये क्या हो गया। भारत सरकार, ट्रम्प, ये सब कहानियां चल रही थी उस वक्त। तो हम ये सोच रहे थे कि हम अमेरिका के दबाव में कैसे आ सकते हैं। जो भारत सरकार ने अपना पक्ष तो बहुत देर के बाद रखा, तब तक मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक बहुत बड़ी चाल थी। अमेरिका 3 दिन के बाद जागा था। अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाना अभी शुरू नहीं किया था। ये भी हो सकता था कि चीन वहां से बहुत बड़ी रसद पहुंचाता पाकिस्तान को। हो सकता था अमेरिका बहुत बड़ी रसद पहुंचाता और ऐसे हो जाता जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। यूक्रेन का किसी तरह की कोई कैपेसिटी नहीं है रशिया से लड़ने की। अगर कल को यूरोप और अमेरिका हाथ खींच ले यूरोप में से, यूक्रेन में से, तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे यूक्रेन को घुटनों पे आने के लिए। बस ये सीन यहां पर क्रिएट खड़ा नहीं हो जाए, इसके लिए भारत ने जो प्लानिंग की थी, इसके लिए हेड्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो काबिल टीम है, जिसमें सेना के तीनों अंग, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी लोग थे, इन सब की कोशिशों की वजह से, इन सब की मेहनत की वजह से भारत ने एक ऐसी योजना बनाई जिसके अंदर एक लाइटनिंग स्पीड से, बिजली की गति से
हमले हुए, बिजली की गति से सारे टारगेट्स हमने अचीव किए, वो फिर आतंकियों को ऊपर पहुंचाना हो बहुत 72 चुड़ैलों के पास, या फिर जो हमारे पर हमले किए गए लश्कर के, जो हमारे मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशन है उसका जो जवाब दिया गया, एयर बेसेस और वगैरह सब जो हमने हमले किए, हम बच गए, हमें इन लोगों ने बचा लिया। 140 करोड़ देशवासियों को इन लोगों ने बचा लिया, क्योंकि भारत ने जो काम रशिया और इजराइल नहीं कर सका वो हमने कर दिखाया। तो ट्रंप साहब नाराज है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई। वो कुछ ना कुछ नए नए बहाने निकालते हैं भारत को तंग करने के लिए। अगर पाकिस्तान अगर नहीं कर पाता है तंग, तो बांग्लादेश के जरिए किया जाता है, और अगर वो भी नहीं होता है तो हमारे जो आम है, जो हमने वहां पर एक्सपोर्ट किया अमेरिका, उसको रिजेक्ट करके भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत को तंग करना, सारे हथकंडे अमेरिका फिलहाल ट्राई कर रहा है। इसमें ट्रंप के बारे में एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उसकी एक कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा अभी, और उसने पाकिस्तान के साथ 26 या 27 अप्रैल को कुछ डील किया है क्रिप्टो में, और बहुत बड़ी डील है। ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रख रहे हैं, जो सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक उसके विरोध में है। अगर ट्रंप ये करते हैं तो वो अपना एक दोस्त गंवा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से भारत ने अमेरिका के ऊपर विश्वास करना शुरू किया था। अमेरिका के इस तरह के रवैये से भारत काफ़ी नाराज़ है, और भारत जिस तरह से तुर्की, अज़रबैजान और दूसरे देशों के मामले में एक्शन लेता है, वैसे ही कुछ कार्यवाही करता हुआ नज़र आ सकता है। भारत के पास एक सबसे बड़ा एक विकल्प है, और वो है डी-डॉलराइजेशन के लिए जाए, जैसे कि चीन, रशिया, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे ब्रिक्स की करेंसी को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे। तो अगर अमेरिका को इस तरह से दबाव में अगर लाना है, तो ब्रिक्स देशों को ब्रिक्स की करेंसी लाने के लिए जो हिलचाल है वो तेज करनी चाहिए। अमेरिका जो भारत के साथ कर रहा है, इसमें भारत धीरे धीरे अमेरिका से दूर जा सकता है, और ऐसे में उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा। क्योंकि रक्षा सौदों की बात तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा दोस्त भी, वो भरोसे लायक दोस्त अमेरिका गंवा सकता है। दोस्तों, एक और खबर मुझे देनी थी, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का मुनीर हाट करके एक इलाका है, वहाँ पर एक बहुत पुराना द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक एयरबेस है, जिसका कोई इस्तेमाल अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है। यूनुस सरकार ने चीन की सरकार को दावत दी है, इनवाइट किया है कि आप यहाँ पर आइए, अपना एक एयरबेस यहाँ पर बनाइए। भारतीय सीमा से ये 15 से 20 किलोमीटर दूर है, और भारत का सबसे सेंसिटिव चिकन नेक इस एयरबेस से 115 से 120 किलोमीटर दूर है। अगर चीन यहाँ पर एयरबेस बनाने में कामयाब हो जाता है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। आशा करते हैं कि भारत सरकार इसके ऊपर बहुत ही संजीदगी से, सीरियसली इसके ऊपर सोच रही है, और आशा करते हैं कि जैसे उन्होंने संघर्ष विराम के टाइम देश को एक सुखद तरीके से चौंकाया था, वो इस मामले में भी देश को
ऐसे ही सुखद तरीके से चौंका है, क्योंकि जहां पर हमारी सोच पूरी होती है, खत्म होती है, वहां से मोदी सरकार की सोच शुरू होती है। तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा और यून्यूज़ को एक मैसेज तो देना पड़ेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते जो भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। कांग्रेस अब उसने एक नई रट पकड़ी है, नई जिद पकड़ी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में संसद में सत्र बुलाया जाए। अब ये आम नागरिक भी जानता है कि ये मुश्किल है, ये नहीं करना चाहिए, भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि संसद में जो भी बातें होती हैं वो पब्लिक डोमेन में रहती है, वो टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट होती है, और वहां पर अगर कोई सांसद सवाल पूछता है तो सरकार बाध्य तो नहीं है, लेकिन जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है किसी न किसी बहाने भारत सरकार की कोई रणनीति बाहर आ जाए या कुछ ऐसा उनको इशारा मिल जाए, क्योंकि झूठ तो भारत सरकार बोल नहीं सकती। तो रणनीति के तौर पे अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है जो दुश्मन के लिए काफ़ी मददगार साबित हो जाए। हालांकि इन सबको कंग्रेचुलेशंस इसलिए कहना चाहिए क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त उन्होंने भारत सरकार को साथ दिया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।